सुरक्षित आचरण करें। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी सियासी तख्ता पलट की, देश के अंदर तख्ता पलट की, और उसकी तैयारी कौन कर रहा है। आज महाभारत में बात करेंगे कि भारत में है हसीना, लेकिन 57 मुल्क कहां है। और ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में है, लेकिन दुनिया में 57 मुसलमान मुल्क हैं, उनपे ना जाकर शेख हसीना ने भारत का रुख क्यों किया, और भारत में अब शेख हसीना क्या तैयारी कर रही हैं, आखिर क्या खबर आ रही है। क्योंकि इन 57 मुल्कों में ना जाकर भारत ने उन्हें शरण दी है। क्या भारत में ही रहेंगी शेख हसीना, आज इस पर होगी बात। इसी के साथ साथ महाभारत में बात होगी कि क्या हसीना की वापसी, तख्ता पलट रिटर्न होने वाला है। शेख हसीना के बेटे ने जो बड़ी बात कही है, पहले जो शेख हसीना का परिवार कह रहा था वो बांग्लादेश नहीं जाएंगी, अब कह रहा है बांग्लादेश जाएंगी, वापस जाएंगी, और उसकी तैयारी चल रही है। वो तैयारी क्या है, क्या वो तख्ता पलट की तैयारी है। आज महाभारत में बात इस पर भी करेंगे कि ईरान, ये इस पर भी करेंगे कि गाजा पर तो शोर है लेकिन हिंदुओं पर चुप्पी है। आखिर गाजा पर पूरा देश एक तरह से समर्थन कर रहा था उस नरसंहार का जो दोनों तरफ से हुआ, तो ऐसे में राहुल गांधी और विपक्ष के नेता क्यों मौन है बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर। आज महाभारत इस पर भी होगी क्योंकि अनुराग ठाकुर ने आज संसद में यह आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि गाजा पे तो बहुत शोर करते हो लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर चुप क्यों हो। आज इस पर बात, और साथ ही ये भी कि ईरान का ऑपरेशन ब्लैक फ्राइडे क्या है। आज फ्राइडे है यानी शुक्रवार के दिन ईरान क्या बड़ी तैयारी कर रहा है, और उस तैयारी के पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं, और क्या इजराइल उस ब्लैक फ्राइडे के लिए तैयार है, क्योंकि बड़ी खबर ईरान से आ रही है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा देती हूँ। वो तस्वीरें जो कि बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर से आ रही हैं, और ये तस्वीरें हैरान भी करती हैं, परेशान भी करती हैं, बहुत सारे सवाल उठाती हैं। कूच बिहार, बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर से ये तस्वीरें देख लीजिए, जहां पर बांग्लादेश से हिंदू पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, और वो भारत में एंट्री चाहते हैं, वो बांग्लादेश में नहीं रहना चाहते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा संकट बन गया है दोनों ही देशों के लिए, लेकिन इस पर पार पाने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह तैयारी भी कर रहे हैं। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। ये बांग्लादेशी हैं जो बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। आप सोचिए इनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन बॉर्डर पर हिंदुस्तान ने भी तैयारियां की हैं। आज बड़ा बयान अमित शाह का भी आया, उसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन आपको सबसे पहले बताती हूं कि ये तस्वीरें, सबसे पहले आपको यह बताती हूं कि कैसे शेख हसीना भारत आई हैं, लेकिन वो किसी भी मुसलमान मुल्क में नहीं गई हैं। ऐसा क्यों है? हसीना मुस्लिम मुल्क से दूर क्यों है? 57 मुस्लिम देशों का संगठन है ओआईसी, और उस ओआईसी में कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरब है, कतर है, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, ये सारे देश उसमें शामिल हैं। उसमें यूएई भी है, तुर्की भी है, इंडोनेशिया जैसे बड़े देश शामिल हैं। लेकिन यहां नहीं गई है शेख हसीना, इन 57 देशों में से कहीं नहीं गई, बल्कि भारत का रुख किया है। आज इस पर होगी बात। सभी मुस्लिम देश छोड़कर भारत में उन्होंने शरण क्यों ली है? ये सारे देश शेख हसीना को जिस तरह से भगाया गया, जिस तरह से डराया गया, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहां हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी साधे हुए हैं। आज सवाल इस पर कि कट्टरपंथियों के साथ खड़े हुए हैं क्या ये इस्लामिक देश? और भारत ऐसे में उदारवाद की एक तस्वीर दे रहा है, जो वहां हिंदुओं की भी बात कर रहा है, शेख हसीना को भी शरण दे रहा है। तो ये भी एक तस्वीर है, क्योंकि जहां एक तरफ भारत ने, शेख हसीना ने भारत को चुना है, वो हिंदुस्तान आई है और नरेंद्र मोदी ने उन्हें यहां शरण दी है, भारत की सरकार ने दी है, वहीं वहां पर जो नई सरकार बनी है उसे लेकर भी बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। वो संदेश क्या है वो आपको बताते हैं। मोहम्मद यूनुस वहां के नए प्रधानमंत्री, उन्होंने शपथ ग्रहण की, और ऐसे में बधाई संदेश जो प्रधानमंत्री ने दिया वो ये कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं हैं। हमें हिंदुओं
और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की मैं उम्मीद करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारे दोनों लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यह संदेश नरेंद्र मोदी ने दिया वहां की नई सरकार को। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जहां शेख हसीना को शरण भी दे रहे हैं भारत की सरकार, वहीं दूसरी तरफ वहां नई बनी सरकार से भी बात कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के लिए चिंता क्यों व्यक्त की है। आज एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर बांग्लादेश से आई। किस तरह ये जो तस्वीर आप देखेंगे, एक हिंदू लड़की को पकड़कर वहां पर सारे लोग गाड़ी में किस तरह किडनैप कर रहे हैं। और ये तस्वीरें कहा जा रहा है वहां बहुत सारी जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, इसको सुनवा दीजिए। ये बांग्लादेश में हो रहा है और ये चिंताजनक है। सिर्फ यही नहीं, वहां पर हिंदू अपनी जान बचाने के लिए कैसे भाग रहे हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। वहां पर हिंदुओं की भीड़ को कैसे दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है लोगों को। ये शख्स जो पानी में कूदा है, ये जान बचाने के लिए कूदा है। ये तस्वीर भी आई बांग्लादेश से, जहां पर जान बचाने के लिए लोग पानी में कूद रहे हैं, वरना उन्हें पता है उन्हें मार दिया जाएगा। तो ये तस्वीर आज बांग्लादेश से आई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि हिंदुओं को जिस तरह से वहां पर उनके घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें घरों से भगाया जा रहा है, वहां मारकाट मची है, उस पर नरेंद्र मोदी तो संदेश दे रहे हैं वहां की सरकार को। लेकिन यहां के नेता क्यों चुप हैं? गाजा पर हल्ला करते हैं लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर मौन है। असदुद्दीन ओवैसी तो संसद में शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन कहते हैं, लेकिन उसी के साथ बांग्लादेशी हिंदुओं पर वो चुप हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी गाजा पर कहते हैं हिंसा इंसानियत के खिलाफ है, गाजा पर जो नरसंहार मचा है उसे रोकना चाहिए। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या पर कोई ट्वीट नहीं किया है, कोई संदेश नहीं, कोई बयान नहीं। प्रियंका वाड्रा गाजा पर कहती है इंसानियत शर्मसार हो रही है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर कोई बयान नहीं है। और इसी पर सवाल आज संसद में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उठाया है, उसे सुनिए। विपक्ष का एक भी नेता उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ गए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी? क्यों मुंह बंद हो गया? वहाँ के इस्कॉन मंदिर पर इसलिए जलाया गया क्योंकि वो हिंदुत्व का और सनातन का प्रचार कर। जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहाँ पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आपने सुना, जिन्होंने सीधे राहुल गांधी से सवाल पूछा है हिंदुओं की हत्याओं पर चुप्पी क्यों है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना हिंदुस्तान में है, भारत में है, लेकिन वापसी की अटकलें लग रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वो भारत में ही रहने वाली है या बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट होने वाला है? एक रिपोर्ट। क्या भारत में ही रहेंगी शेख हसीना या बांग्लादेश में फिर होगा तख्ता पलट? कभी बांग्लादेश पर राज करने वाली शेख हसीना आज कहां है? ये तो दुनिया जानती है कि वो भारत में है, मगर कहां? मोदी ने शेख हसीना को ऐसे सेफ हाउस में रखा है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इस बीच उनकी वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि 5 दिन से शेख हसीना की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। कहा गया कि वो सिर्फ 2 सूटकेस में सामान लेकर दिल्ली आई। हसीना कहां जाएंगी ये अब तक तय नहीं। इस बीच शेख हसीना के बेटे ने अपना बयान बदल दिया है। इनकार करने के बाद उन्होंने वापस बांग्लादेश जाने के संकेत दे दिया है। उनके बेटे ने कहा कि निश्चित रूप से वो बांग्लादेश जाएंगे। ऐसे में क्या बांग्लादेश में फिर होगा तख्ता पलट? वो भारत में रह रही हैं, मगर राजनीतिक शरण उन्होंने मांगी नहीं है। शेख हसीना किस देश जाएंगी इसे लेकर कोई खुलासा नहीं है।
लेकिन इस बीच उनके बांग्लादेश लौटने की खबरें क्यों आने लगी? ये कहना मुश्किल है कि वो शेख हसीना कब बांग्लादेश वापस जाएंगी या नहीं जाएंगी। ये उनकी चाहत है, ये उनकी इच्छा है, उनके बेटे ने प्रकट की है। अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश में जो हालात हैं, ऐसे में निकट भविष्य में शेख हसीना के बांग्लादेश वापस लौटने की संभावनाएं नहीं दिखाई देती। मामला संगीन है तो गहरा सस्पेंस भी बरकरार है। शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा, ये तो रणनीति का हिस्सा है, मगर उनको तख्ता पलटकर निकालने वालों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अंतरिम सरकार बन चुकी है, मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बनाए गए, मगर वो पहले ही दिन इस्तीफे की बात करने लगे। ये देशे कोनो जगह कारो ऊपर हमला হবে না, এটা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। এটা যদি আমি করতে না পারি, এটা আমার কথা যদি না শুনেন আপনারা, তাহলে আমার প্রয়োজন এখানে নাই। यूनुस का ये बयान तब आया जब मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जताई। भारत एक तरफ जहां शेख हसीना को शरण दे रहा है, तो मौजूदा सरकार पर भी नजर बनाए हुए, क्योंकि यकीनन बांग्लादेश में जो भी होगा उसका असर भारत पर भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देते हैं आपसे। फॉर्मर डिप्लोमेट एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी स्टूडियो में हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी स्टूडियो में हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले एम्बेसडर वोरा आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि बहुत सी चर्चाएं इस बात पर हो रही हैं कि क्या शेख हसीना हिंदुस्तान में रहने वाली हैं। उन्हें उनका वीजा कैंसिल कर दिया अमेरिका ने, यूके उनकी तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन इस वजह से नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि 57 ओआईसी की देश हैं, लेकिन शेख हसीना ने उन्हें नहीं चुना है, वो भारत आई हैं। ये बड़ा संदेश क्या है? बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। मैं बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। यू आर वेरी गुड, और आपके बाकी विशेषज्ञ, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। ये तो स्पष्ट रूप है कि अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं, तभी यहाँ आई। दूसरी चीज, वो आई थी बांग्लादेश एयरफोर्स के विमान में, और मिलिट्री ने उनको विमान दिया कि आप देश छोड़ के चले जाइए। फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं भारत में जाऊंगी। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, चलेगी। उनको यहाँ छोड़ के वापस लौट गया। दे डिड नॉट वांट हर कि आप बांग्लादेश में रहेंगे, कोई हादसा हो जाए आपके साथ, फिर यहाँ गृह युद्ध हो सकता है। पहले उन्होंने कहा था कि उनके बेटे ने कहा, और खुद भी जो हमने समय सुना था, कि शायद अब वो यूरोप में कहीं चली जाएंगी, कहीं और चली जाएंगी। फिनलैंड का नाम सुन रहे थे, लेकिन वहां जाके करेंगी क्या? जो स्थिति है बांग्लादेश में इस समय, आई थिंक उनके वापस जाने से आज नहीं, कल नहीं, जब भी समय आएगा, फिलहाल तो कुछ देर के लिए यहाँ रहेंगी, मेडिकल ट्रीटमेंट कराएंगी, जो कुछ है, जो भी बहाने हम करते हैं कि किसी को जब शरण देनी होती है, फिर वापस जाएंगी और वहां पे हीलिंग टच ये प्रोवाइड कर पाएंगे। उम्र भी इनकी 77 की है। दूसरी बेगम जो है वो बीमार है। और ये जो मोहम्मद यूनुस साहब है, ये मैम, जो कहानियां हमने इनके बारे में पढ़ी हैं, तो ये तो बहुत ही गंदे किस्म के इंसान है। हमारा एक स्पेशल रिलेशनशिप बांग्लादेश की, एक तो हमारे पड़ोसी हैं, ऑल दैट हमें सब मालूम है। उनकी जब वो आज़ाद हुए थे, हमने उसमें भाग लिया, वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन जो हिंदू पॉपुलेशन है, वो एक कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करती है हमारी रिलेशनशिप को। चीन के साथ वो नहीं है, अमेरिका का वो नहीं है, ब्रिटेन का वो नहीं है, नेपाल का वो नहीं है, हमारा है। क्योंकि बहुत बड़ी हिंदू, बहुत बड़ी मीन 1 करोड़ या जितने भी हैं वहाँ हिंदू धर्म के लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और ये मोहम्मद यूनुस साहब जो कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर वायलेंस हो, ये सब नौटंकी है। ये तो मर रहा था वहां आने के लिए, अब आ गया है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर ये स्थिति इतनी जल्दी से नहीं, आपने बड़ी बात कही है एम्बेसडर वोरा। मैं इसी पर एक सवाल पूछूंगी और कर्नल सिंह भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं उस पर। आप कह रहे हैं कि वहां के जो अब नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार खत्म नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप कह रहे हैं ये नौटंकी है? प्योर नौटंकी। ये तो मर रहा था बनने के लिए वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव। हाँ। और ये क्षमा कीजिएगा, ये खाना पकाता था हिलरी क्लिंटन का, उसके घर में झाड़ू पहुंचा करता था। और अब यहाँ आके सारी जो कहानियां आपको मालूम है, मैम मुझसे बेहतर मालूम है कितने सारे पैसे अमेरिका की जो एजेंसीज हैं इसकी ग्रामीण बैंक को दिए और आधे पैसे उसने क्लिंटन फाउंडेशन को लौटा दिए। ये जो बड़ा धार्मिक धर्मात्मा बनता फिरता है, इसका बैकग्राउंड तो आप ना ही पूछे। और मेरे को लगता है कि इसके हाथ में नहीं है, सब कुछ फौज के हाथ में है। और जब फौज जिस दिन चाहेगी रोकना, हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और हमारे कर्नल साहब भी आपको बताएंगे। हाँ। अगर हमने फौज पे दबाव डाला, क्योंकि ये
कर्नल सिंह, नहीं है, ये जिहादी हैं, ये जो दंगा कर रहे हैं ये विद्यार्थी नहीं। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि कोई भी प्रदर्शन इस तरह का जो हिंसक होता है, जहां पे लूटपाट मचाई जाए, जहां पर बच्चियों को इस तरह से उठा के, सर दोस विजुअल्स आर शॉकिंग, लड़कियों को उठा कर गाड़ियों में डाल रहे हैं। मैं जो तस्वीरें हमने देखी हैं जहां पर बच्चियां चिल्ला रही हैं और घर में घुसकर कैसे कुछ लोगों को किस तरह से उनको पहले उनके कपड़े उतारे गए, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये हिंदू हैं, उसके बाद उनका कत्ल कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर हिल जाता है इंसान, लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं है। कर्नल सिंह बोल रहे हैं कि ऐसी बात तो कही नहीं है, मोहम्मद यूनुस ने नहीं कही है क्या कर्नल सिंह? देखिए, हाँ, वी शुड बी वेरी करेक्ट जब किसी को कोट करें। जी, ये कभी नहीं कहा कि हिंदुओं पर अटैक रोकोगे तभी, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूं। अच्छा, क्या कहा है? कहा हिंसा रोकनी है, बस। हिंदू रिलेटेड अगर वो बोल देते तो मैं शायद उनके लिए 2 बार नमस्कार कर देता। बात सबसे बड़ी ये है, आप देखिए, अगर ये श्रीमान जी इतने ही पैट्रियोटिक बांग्लादेशी डाई हार्ड हैं, तो ये पेरिस में क्या कर रहे थे? ये इनका जो समय है, बहुत बड़ी बात नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूं, नहीं, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बड़ी बात सहमत हूं आपसे कि ये श्रीमान जी का बांग्लादेश पर कितना होल्ड है। यस, मैं आई टेंड टू एग्री कि पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी को एक ऐसा आदमी चाहिए था जिस पर डिस्प्यूट ना हो। नोबल लॉरिएट होने के वजह से डिस्प्यूट होगा नहीं। आप एक बात बता दीजिए, ये जो अभी नया इनको सजा मिल चुकी है। मैं आ रहा हूं, देखिए, मैं उसको इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं कि वो एक पपेट के तौर पर लिया इसीलिए गया है। और अगर इतना स्ट्रांग है तो वो जो 2 प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट ग्रुप के लीडर हैं उनको आपने कैबिनेट में क्यों उनको भी शपथ ग्रहण कराई गई है। देखिए, तो ये सारी चीजें मिक्सअप करी जा रही हैं, जहां पर एक क्लैरिटी के साथ इंटरप्रेट किया जा सकता है कि पीछे का असली प्लेयर कौन है। मैं इनके बारे में जरा कुछ बताना चाहती हूँ, एक बार जरा जल्दी से चलाइए कि कौन है अमेरिकन मैन। अब एम्बेसडर वोरा ने कहा, अवधेश जी मैं इसके बाद आपके पास आ रही हूं, क्योंकि इन मोहम्मद यूनुस के बारे में क्या कहा जाता है, इन्हें अमेरिकन मैन कहा जाता है। ये बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने और अमेरिका के आदमी होने का इन पर ठप्पा लगा हुआ है। ये कहा जाता है कि अमेरिका के ही आदमी हैं, इन्हें अमेरिका ने वहां पर इसलिए उनका कैंडिडेचर आगे बढ़ाया। और देखिए किस तरह से उनके नाम पर सहमति बनी है। 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। अब ये देश में नहीं थे, यही बात अभी कर्नल सिंह कह रहे थे। अमेरिका में लंबे वक्त से वो काम करते रहे हैं और इसी के साथ साथ यूएस सरकार के करीबी रहे हैं, कई अवार्ड्स उन्हें मिले हुए हैं। इसी के साथ हसीना विरोधी भी माने जाते हैं, यानी शेख हसीना के विरोधी माने जाते हैं। चुनौती देने के लिए यूनुस ने पार्टी बनाई थी, यानी हसीना को चुनौती देने के लिए इन्होंने पार्टी बनाई और हसीना ने गरीबों का खून चूसने वाला हसीना ने इनको बताया था। इन्हें कहा कि आप अमेरिका के लिए काम करते हैं लेकिन आप वाकई में तो गरीबों का खून चूसने वाले व्यक्ति हैं। अब ये तकरार इन दोनों के बीच रही है, लेकिन इनको हमेशा से अमेरिका मैन कहा गया है। अब ये व्यक्ति आए हैं, मैं इन पे अवधेश जी आपके पास आ रही हूं, इनके लिए कहा जा रहा है कि भाई ये कौन से देशभक्त है, ये प्रधानमंत्री बन गए। अब इनको वापस हटाने के लिए शेख हसीना वापस आना चाहती है। उनके बेटे ने भी अपना बयान बदला है। नहीं, बेटा ने तो उस दिन ही जो बयान दिया था वो बयान ही वो उसका अव्यवहारिक था, उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। पहले इसको देखिए, पर वो द्वेष में आकर एक बेटा है, एक महिला जिसने इतना संघर्ष किया, जिसका परिवार गया, जिसने बांग्लादेश को दुनिया के विकासशील देशों में एक श्रेष्ठ स्थान देके खड़ा किया है परिश्रम करके, जिसने लोकतंत्र वहां लाया है। अब वो इस ढंग से अगर उसको निकल जाना पड़े तो देश छोड़ के वो भाग जाएगी इस हालत में, ये तो कल्पना की नहीं जा सकती है। फर्स्ट, दूसरा यह है कि देखिए, मोहम्मद यूनुस को समझने के लिए बांग्लादेश में अभी क्या हुआ ये तो पहले समझ लीजिए। बांग्लादेश में इस समय एक जटिल सिचुएशन है। ठीक, अमेरिका हर हाल में शेख हसीना से चाहता था कि हमको इनसे मुक्ति मिले और कोई बंद नहीं था। 16 अक्टूबर 2023 को वहां की जो अख्तरीन, क्या नाम है उनका, जो वहां की साउथ एशिया के जो है उप विदेश मंत्री हैं, वो आई थी। उन्होंने वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात की, कहा कि शेख हसीना अमेरिका चाहता है कि ये रिजाइन दें, रेजिग्नेशन देके प्रधानमंत्री पद से हटें और इंटरिम गवर्नमेंट में चुनाव होगी। उसने कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे, आप हमारे मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। फिर उसने बयान दिया कि शेख हसीना ने कि अमेरिका हमको प्रेशराइज कर रहा है कि हमारे यहाँ सैन्य अड्डा बनने दिया जाए। तो आप देखेंगे कि अमेरिका ने पहले कह दिया, उनसे वीजा किसी ने मांगा नहीं है, पहले कह दिया। और न्यूयॉर्क में इसके दूतावास की सुरक्षा हटा के देख रहे थे कि क्या हुआ है।
तो अमेरिका ने इनको लाया है, लेकिन समस्या यह है कि अमेरिका ने इस काम के लिए जो पाकिस्तान समर्थित जिहादी इस्लामिस्ट हैं उनको आगे बढ़ा दिया है। हाँ। तो वह एक बहुत बड़ा खतरा आगे जो हो रहा है, जो हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, मंदिरों पर अटैक हो रहा है, लड़कियों को उठा रहे हैं, वो सब उस प्रकार से जिहादी लोग हैं जो पाकिस्तान सपोर्टेड है, वहां से ट्रेंड है और वो कर रहे हैं। तो अमेरिका के लिए तो आने वाले समय अपने बांग्लादेश को नहीं संभालेगा। मोहम्मद यूनुस जो हैं ये पहले से एक एंटी इंडिया, हालांकि जिस समय 1971 के उसमें तो इनकी भूमिका थी, लेकिन उसके बाद जो इनका यू टर्न हुआ है उसके बाद से ये कंप्लीट एंटी इंडिया इनका जब पिछली सरकार बेगम खालिदा जिया के साथ थी जिसने पूरा भारत विरोधी काम किया, आतंकवादियों को खुली छूट दी, और मनमोहन सिंह को जी पूरे देश को याद दिला रहा हूं, ये रिपब्लिक के माध्यम से लोग शायद भूल गए हैं। हाँ। 2005 में वहां सार्क का सम्मेलन था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाना था, लेकिन इतना भारत विरोधी वहां हुआ, वहां से इतने आतंकवादी भारत में आ रहे थे कि मनमोहन सिंह ने ऐन वक्त पर यात्रा कैंसिल कर दी और सार्क का सम्मेलन जो है कैंसिल हो गया, हुआ ही नहीं। अब अवधेश जी देखिए, ये बात बार बार कही जाती है, शेख हसीना भारत आई थी, उन्होंने गांधी परिवार से मुलाकात की, लेकिन सुन लीजिए ये जो यूनुस खान है, देखिए यूनुस जो है ये कंप्लीट अंदर से एक जिहादी मेंटालिटी का व्यापारी है। गांव में इसने गरीबों को सूद दे करके और गरीबों का इसने लूटा है पैसा, एक व्यापारी है ये। इसको अमेरिका जैसे हमारे यहाँ एक आदमी एक जो मैं एक तस्वीर भी दिखाती हूँ। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो हमारे देश में एक अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार देके भेजा गया था। वो बाद में क्या कर रहे थे, वो जो ग्लोबल लेफ्ट इकोसिस्टम है उसका पार्ट बन के और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार हो गया, बहुत से और पुरस्कार, एम्बेसडर वोरा यहाँ है, कर्नल सिंह है, प्रेम जी, उनको लेकर भी बहुत चर्चाएं होती हैं कि वो किस तरह की राजनीति से प्रभावित या किस तरह की कूटनीति से प्रभावित हैं, वो अवार्ड्स को कौन देता है, उन्हें वो किन लोगों को मिलते हैं और फिर उनका काम क्या होता है, ये भी कि उनको जिन्हें ये अवार्ड मिलते हैं उनको आगे जाकर किस तरह से उस जो अवधेश जी ने कहा उस लेफ्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने की भी एक जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब मैं एक बार कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रही हूं, जरा तस्वीरें हम पहले दिखा देते हैं, फिर हम प्रेम जी के पास आएंगे, क्योंकि कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो कि बॉर्डर के इलाकों से आ रही हैं। वहां पर बॉर्डर के इलाकों पर किस तरह से पेट्रोलिंग चल रही है वो भी, और उसी के साथ साथ कर्नल सिंह अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए ये बॉर्डर का इलाका है और वहां पर जो पानी का इलाका है उस पर भी बीएसएफ को पेट्रोलिंग करनी है, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है जिसको चुनकर वहां बांग्लादेश से लोग आते हैं। अब इस वक्त एक खतरा इसलिए बना हुआ है क्योंकि वहां पर लगातार लोग बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और वहां बॉर्डर पर पहुंचकर हिंदुस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये बॉर्डर की पेट्रोलिंग की तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर बीएसएफ चौकन्नी है और आज एक बड़ा बयान आया है जो कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान है, उसको भी जरा सुन लीजिए, क्योंकि इस वक्त भारत पूरी नजर बनाए हुए है बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर। तो उसके बारे में आपको बताती हूं कि कैसे बांग्लादेश मामले में एक कमेटी का गठन किया है भारत ने, और उस कमेटी के गठन के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसके बारे में जानकारी भी दी, उसके बारे में बताया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर यह कमेटी नजर रखेगी, यानी वहां क्या हो रहा है, बीएसएफ के पूर्वी कमान के एडीजी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस कमेटी के गठन का आज ऐलान कर दिया। बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये सुनिश्चित करेगी, लेकिन सिर्फ भारतीय नहीं, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। यानी सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि कैसे वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक एक बहुत बड़ा खतरा झेल रहे हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने वो ट्वीट भी किया। अब मैं एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूं, मुझे जरा प्रेम कुमार जी बता दीजिए, यहां पर इतना हल्ला गाजा पर होता है जो कि मैं समझ सकती हूं, छोटे बच्चे मासूम कहीं भी जान जिनकी जाती है मारे जाते हैं, उससे दिल दुखता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिलेक्टिवली उनका दिल दुखता है, वो गाजा पर बोलते हैं लेकिन वहां यहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर नहीं बोलते हैं, क्यों? देखिए सुचारिता जी, सेलेक्टिवली जो बात बोल रहे हैं, हमेशा विपक्ष पर इल्ज़ाम लगाने की एक परंपरा सी बन गई है। गाजा और इजराइल दो देश हैं, एक देश का व्यवहार दूसरे देश के प्रति जो हुआ वो गलत हुआ, चाहे इजराइल पर अटैक हुआ या इजराइल की ओर से रौंद दिया गया फिलिस्तीन को, उसमें जो अमानवीयता थी उसकी दुनिया भर में भर्त्सना हुई। बांग्लादेश में जो स्थिति पैदा हुई है, ये एक देश के भीतर अंदरूनी अराजकता है। हाँ। और वो अराजकता हमें आश्चर्य हो रहा है कि अवधेश जी इतनी बातें कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस के बारे में,
हमारी सरकार तो मोहम्मद यूनुस सरकार को शुभकामना दे रही है, उनसे अपेक्षा रख रही है। तो ये विरोधाभास हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, एक मिनट प्रेम कुमार जी, एक बात बताइए, तालिबान रिजीम को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ये हटाइए जरा प्रेम जी के ऊपर से, बताइए जरा। तालिबान रिजीम जब अराजकता अमेरिका की शह पर फैला रहा था, वो भी एक दौर था। नहीं, मैंने आपसे इसलिए पूछा है, आप तालिबान को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? सीधा सवाल है सर मेरा। गलत पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान में अभी शासन कर रहे हैं तो ये देश के लिए, हमारे देश के लिए अहम है कि हम उनके साथ बात करें। दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, कूटनीति। इसीलिए आज अगर वहां पर कोई भी सरकार में बैठेगा, हमें अपने दरवाजे खोलकर बात करनी होगी। अवधेश जी इज नॉट गवर्नमेंट, अवधेश जी गवर्नमेंट नहीं है, वो सिर्फ उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि बता रहे हैं जो वहां पर सत्ता पर काबिज हो रहा है, एक पृष्ठभूमि बता रहे हैं। मैं अंबासिडर वोरा से एक बार रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले प्रेम जी ये दोनों चीजों का फर्क समझना जरूरी है। फर्क समझा करके बोल रहे हैं आप समझा रहे तो और अच्छी बात है। बता दीजिए प्लीज, कैसे? यहाँ पर जो लोग हैं, मेरा सवाल आपसे दूसरा था कि यहाँ पर लोग वहाँ हिंदुओं की हत्या पर क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी चुप है, कोई ट्वीट नहीं करते हैं, कोई बोलते नहीं है। वैसे साहब जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं, ये डाला जा रहा है, ये पेंट किया जा रहा है। राहुल गांधी बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन सब मिलकर राहुल गांधी एक ट्वीट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को बदनाम। सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें सबने चिंता व्यक्त की, हिंदुओं की, भारतीयों की रक्षा के लिए सबने कहा, सरकार ने कहा, भरोसा दिया कि हम बात करेंगे बांग्लादेश से। उसके बाद भी राहुल गांधी के खिलाफ एजेंडा चलाना है क्या? ये क्या तरीका है? आप राहुल गांधी इतने बहुत नाराज हो रहे हैं। राहुल हमारी सरकार, बस ये लगता है प्रेम कुमार जी, मुझे ये लगता है कि वहाँ पर नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरह से मारा जा रहा है उसे देखकर तकलीफ को समर्थन कर रहा है। आप ही एक सबसे बड़े चिंतक, गुस्सा नहीं आता, पूरा देश गुस्से में है, बड़ा सेलेक्टिव होता है गुस्सा। नहीं सर, देश गुस्से में नहीं सर, कितने पोस्ट किए हैं गाजा पर? राहुल जी का, और आप बताइए, गाजा पर पोस्ट किए ना, बीएसएफ के वहां पर ये लगा रहे हैं ना, आप तय कीजिए। अरे भाई, को भारत में शरण देना है कि नहीं देना, वो आगे का फैसला होगा, वो आगे का फैसला होगा। शरण भी नहीं देंगे, सब लगाएगा वहां, मरने के लिए छोड़ देंगे में आ रहे हैं, क्यों मरने के लिए का मानवाधिकार वहाँ अगर है, पाल कर रही नहीं, प्रियंका पाकिस्तान कर ले रहा है, हमारी सरकार क्या चूड़ी बन के बैठी हुई है? वाह, अब ये शांत हो गए ना, अब मेरे बोलिए ना, अब मैं नहीं उतर। एक बात बताइए, क्या कर ले रहा है? सुनिए। अच्छा, आप दीजिए जवाब दे रहे हैं। अंबासिडर वोरा को लाइए इसके लिए। अंबासिडर वोरा, राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के अंदर में राजनीति करेंगे, हिंदुस्तान से बाहर रिएक्ट करेंगे, हिम्मत। एक सेकंड रुकिए ना प्रेम कुमार जी, मेरा ये मानना है कि आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये सेलेक्टिव चुप्पी पर सवाल उठाना क्या गलत है? आक्रमण पर सवाल उठेगा भाई, कोई आक्रमण नहीं हो रहा है, कोई आक्रमण नहीं, केवल राहुल गांधी। सिलेक्टिविज्म है, इसको आप माने ना माने, सिलेक्टिविज्म है, और आप लोग नहीं मानते हैं इसे, क्योंकि आपको लगता है वोट बैंक डेड होता है, इसलिए बोलते नहीं। एक सेकंड, मैं एक बार अंबासिडर वोरा आपके पास आ रही हूँ। मुझे नहीं पता है, मुझे कोई सिलेक्टिव ना तो इस पर बात करनी है, लेकिन कहीं पर भी हिंसा होती है, वो फिर इजराइल में हो, वो गाजा में हो, और या फिर वो यूक्रेन में हो, रूस में हो, वो बांग्लादेश में हो, हमारा तो दिल कांपता है ये तस्वीरें देखकर, हमें बुरा लगता है और हम सबके साथ खड़े हो जाते हैं। यही भारत का चरित्र है। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी शेख हसीना को शरण भी दे रहे हैं, तो वहां की सरकार को, उनके नए प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए हिंदुओं की याद भी दिला रहे हैं। मैम, हम लोग डील करते हैं इंडिविजुअल के साथ नहीं, जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है उसके साथ हमारे संपर्क होते हैं। इस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, डील करना पड़ेगा। हम अमेरिका की तरह नहीं है कि मदुरो साहब हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम उसको राष्ट्रपति मानते हैं, व्लादिमीर पुतिन साहब हम आपको नहीं पहचानते, हम किसी और को, ये हमारा खेल नहीं है। कर्नल सिंह को मैं एक चीज बताना चाहता। कर्नल सिंह, आपने अभी कहा कि अगर वो कहते हिंदुओं पे हिंसा होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सर, उनसे प्रश्न किया गया था ये माइनॉरिटीज पे जो अटैक हो रहा है, माइनॉरिटी हम हैं सबसे बड़ी, तो उन्होंने ये कहा था अगर माइनॉरिटीज पे अटैक नहीं रुकेंगे तो मैं रिजाइन करूंगा। ही वाज रिफरिंग टू द अटैक्स ऑन अस। वो शब्द ना इस्तेमाल किया हो हिंदू, बट उनका मतलब वही था।
तो मैम जो मैं आपका जो 51 साल कूटनीति में हो गए हैं, हम लोग जरूर देंगे जो भी प्रधानमंत्री वहां का बनेगा, चाहे वो जो बेगम थी जेल से निकल के जेल नहीं अस्पताल में थी, वो बने जो बने, हम हमेशा मुबारक देते हैं। वेल डन, यू हैव बीन अपॉइंटेड लीगली। तो अगर हमारे संपर्क उनके साथ ठीक नहीं है, तब भी आपका जो पड़ोसी जी वहां पर भी हम कहते हैं भाई अब बन गए हैं तो अच्छा, चलिए बहुत अच्छा कि आप बन गए वहां के प्रधानमंत्री। ये हमारी परंपरा है। इसको हम जो चाणक्य की संतान है, 51 साल मुझे हो गए कूटनीति में, तो हम लोग सिलेक्ट नहीं करते मैम। हम जो भी बनता है, जो वहां की सिस्टम के ऊपर आता है उभर के, हम उसको मुबारक देते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं आज ये भी समझना चाह रही हूं और कर्नल सिंह आपसे समझूंगी इस बात को, क्योंकि एम्बेसडर बोरा यहाँ है। आप एक तरह से एक मिलिटरीली और कूटनीति के दृश्य से दोनों तस्वीरें आप हमें समझा सकते हैं। वहां पर जो इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है, इस बीच शेख हसीना की वापसी की कोई भी संभावना आपको नजर आती है कर्नल सिंह? क्योंकि वहां जिस तरह से हमने पाकिस्तान में देखा है, पाकिस्तान में कई बार तख्ता पलट हुआ है, फिर वहां के शासक वापस देश में आए हैं और फिर उन्होंने अपनी सरकारें चलाई हैं, फिर तख्ता पलट हुआ है। यहां पर तस्वीर किस तरह की लग रही है आपको बांग्लादेश में, कर्नल सिंह? अगर इसे बड़े स्पष्टता के साथ एनालाइज किया जाए, इमीडिएट नियर फ्यूचर में शेख हसीना का वापस जाना विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। यस, सिस्टम्स को ठीक होने दीजिए, कुछ बचता है वहाँ, और एक वापस जाना अपने आप में पॉसिबिलिटी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। शेख हसीना पहले भी इंडिया रह चुकी हैं और फिर वापस गई हैं। इसी तरह हर जगह आप देखते हैं कि जो लोग बाहर गए थे, चाहे वो नवाज शरीफ ले लीजिए या कोई ले लीजिए, ये सब एक ही बात है। लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें, प्रेम सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि सेलेक्टिवली हमें किसी के ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सेलेक्टिवली सिर्फ एक चीज़ होती है और वो होती है मानवता। और मानवता का कहीं पर भी अगर नुकसान होता है, उसे कंडेम करना हमारा धर्म है, कहीं पर भी हो रहा हो। हम सेलेक्टिवली नहीं होने चाहिए, बात सिर्फ इतनी है। इसको आगे आप एक बात बताइए, अगर आज हम कहीं कोई, मैंने सुना बड़ी गलत बात थी कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है। ओ माय गॉड, क्या मेंटालिटी है! आप ये देख रहे हो कि हमारे यहाँ हो सकता है, हाँ। आप ये नहीं देख रहे हो हमारे यहाँ हम नहीं होने देंगे। अगर अब अवामी लीग को किसी ने गिराया है, जमात इस्लामी ने, बीएनपी ने, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसमें लॉस उस पार्टी का नहीं है, उस देश का है। अवामी लीग अगर आपने नीचे गिरा भी ली तो क्या बड़ी बात है, आपने अपने देश को गिरा लिया। जमात इस्लामी किसका है, किसकी बातों में आकर ये काम कर रहा है? ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कौन सा है, हाँ। जो कि स्टूडेंट रिजर्वेशन कैंसिलेशन के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है। शेख हसीना के जाने के बाद और ज्यादा किलिंग हो रही है। वो किलिंग अब अनफॉर्चुनेटली सेलेक्टिवली माइनॉरिटीज के ऊपर ही है। लूटपाट कोई बड़ी चीज नहीं है, ब्रिटेन में भी हो जाती है, यूएस में भी हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से आप टारगेटेड किलिंग करेंगे, वो अपने आप में इंडिकेट करता है कि आपका जो आंदोलन है वो हाईजैक हो गया है। उसके पीछे वो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनको मैं ओपनली बोलता हूं, वो आईएसआई है। एम्बेसडर बोरा भी बोलना चाह रहे हैं। एम्बेसडर बोरा, मुझे एक चीज समझनी है। अब जिस तरह से बांग्लादेश की एक तस्वीर सामने आ रही है, वहां पर ये तख्ता पलट हुआ, वहां पर फिर से नई सरकार बनी है। उन्होंने अभी कर्नल सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह से हिंदुओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि हिंसा रुकनी चाहिए। वो एक संदेश हिंदुओं को लेकर दे सकते थे, पर उन्होंने दिया नहीं है। क्या ये स्पेसिफिकली उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि इसकी चर्चा हिंदुस्तान में जिस तरह हो रही है, एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट करके ये कह रहा है कि हिंदुओं की आप सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, उस पर वो कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं। मैम, उन्होंने ये कहा था कि माइनॉरिटीज के अगेंस्ट ये जो हिंसा हो रही है, इसको रुकना चाहिए। हाँ। तो जहां जिन माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हिंसा हो रही है, वो तो हिंदू है ना मैम। बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट नहीं हो रहा, ज्यादा तो हमारी तरफ हो रहा है। हमारी सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वहां पर। तो ये मीनिंग क्लियर होता है। हमेशा हर चीज कहने की जरूरत नहीं होती, लोग समझ जाते हैं कि क्या मतलब है। जब किसी की पिटाई हो रही होती है, भाई पिटाई मत करो, उसकी नाम लेने की जरूरत नहीं होती है। ये पहली चीज है। दूसरा, हमने ये स्पष्ट किया है कि हमारा एक इंटरेस्ट है उस कम्युनिटी में, और आप उनकी सुरक्षा करिए। हाँ। मुबारक हो, आपके पास ताकत है, पावर है, अब आप उसका सही प्रयोग करें। इसमें कुछ गलत नहीं है। दिस इज परफेक्ट डिप्लोमेसी जो हम कर रहे हैं कि आप उसको रोकिए। आपके पास पावर है, आपके पास फौज है, सब कुछ आप करिए, उनका भी आप ध्यान रखिएगा। और अब आप बन गए हैं नेता, आपको हम मुबारक देते हैं, आपके साथ हम मिलकर काम करेंगे।
अब ये जो बात आपने बोली है, मैं इस चीज पर एक यहाँ भारत में, प्रेम कुमार जी और अवधेश जी आपके पास आ रही हूँ। जब शुरुआत में शेख हसीना जिस दिन भारत आई हैं, उस दिन ये चर्चा हो रही थी, कुछ लोगों ने बयान तक दे दिया कि शेख हसीना को यहाँ से हटाइए, भारत में क्यों आई है, वो भारत में क्यों शरण दिया जा रहा है। कुछ ने उल्टा कहा कि भाई शेख हसीना यहाँ पर आ गई हैं तो इनको संरक्षण देना चाहिए, लेकिन हमारे साथ इसको शेयर करिए, आप लोग इसके बारे में जानकारी दीजिए। अब जानकारी तो दी गई है, लेकिन अगर भारत में शेख हसीना रहती हैं और वो किसी और देश नहीं जाती, क्योंकि इस पर भी चर्चाएं हो रही, आपको लगता है कि इस देश में जो एक लेफ्ट इकोसिस्टम है वो इसको बहुत आराम से स्वाभाविक ढंग से लेगा? नहीं, इस समय उतना ही नहीं कहा गया। एक तो हमारे देश में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे थे मोदी जी सुन लो, मोदी जी सुन लो, और शेख हसीना के पास, शेख हसीना जरा बता देना उनको कि क्या हुआ है। देखो क्या है कि मैं तो हैरत में हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने 1971 में दुनिया के विरोध को नकारते हुए पाकिस्तान के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को ध्वस्त किया, उसको पूरा एकदम जमीन पर लाया, उसकी 92-93 हजार सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया, पूरा देश को तोड़ दिया। आज अगर ये सब होते तो कहते भाई वहां क्यों जा रहे हैं। अब बांग्लादेश के लोग, उस समय आपको बता रहा हूं कि सीमा कुछ थी ही नहीं, वहां कोई हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं, जितने लोग चाह रहे थे भारत में आ रहे थे, लोग यहां से जा रहे थे, कोई सीमा नहीं थी। आज अगर वो सिचुएशन हो जाएगी तो हमारे देश में क्या होगा। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे शेख हसीना को, अगर शेख हसीना को देश में डिक्टेटर कहा जा रहा हो तो इससे सोचिए कि इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है। ये तो कांग्रेसी अपने किए हुए पर, जो पाकिस्तान ने षड्यंत्र करके अमेरिका की मदद से उस पूरे 1971 को उलट के वहां ले जाने की कोशिश की है कि हम उसी अवस्था में जाएं। केवल हिंदुओं पर यह अटैक नहीं हो रहा है, बांग्ला संस्कृति से जुड़े हुए प्रतीकों पर, वैसे फिल्म कलाकारों पर, वैसे अन्य आर्टिस्टों को जिंदा जलाया गया है। यही 1970 में। दूसरी बात पर आ रहा हूं, नहीं, शेख हसीना का समझिए, शेख हसीना को भारत के अलावा दूसरी कोई जगह होनी नहीं चाहिए। अच्छा, होना ही नहीं चाहिए, उन्हें भारत में होनी चाहिए। शेख हसीना पहले भी भारत में रही हैं, आज भी रहे, आगे भी रहेंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये भारत के लिए डिस्टर्बेंस वाली स्थिति ना हो। इनके साथ के एक मंत्री ने धमकी दिया है कि हमारे दुश्मन को, बीएनपी के नेता हैं वो, हमारे दुश्मन को अगर आप रख रहे हैं, उनको संबंध है, यानी वो इंग्लैंड में चला जाए तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, शेख हसीना दूसरी जगह चला जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। भारत से प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत ही है जो 1971 की पुनरावृत्ति कर सकता है, बाकी किसी देश की हैसियत नहीं है। अब मैं अभी भी कह रहा हूं, अवामी लीग अभी भी बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है। धीरे धीरे शेख हसीना का अवामी लीग के नेताओं से संपर्क, क्या यही डर नहीं है, और वहां पॉलिटिकल मूवमेंट उस देश में अहिंसक तरीके से खड़ा करना, उसमें समय लगेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो भारत में रहेगी, घोषणा की आवश्यकता, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो भारत में रहेंगी तो भारत से रहकर रीग्रुप करना बांग्लादेश में उनके लिए ज्यादा आसान होगा, इसलिए भी भारत में नहीं रहना चाहिए। ये भी एक खबर है। बहरहाल, एक एम्बेसडर वोरा, दुनिया में एक तरफ तो ये चल रहा है जहां पर बांग्लादेश को लेकर एक तख्तापलट की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आज फ्राइडे है, शुक्रवार का दिन है, और ये कई हलकों में इसकी चर्चा चल रही थी कि क्या फ्राइडे के दिन यानी शुक्रवार के दिन ईरान एक बड़ा अटैक कर सकता है इजराइल पर। अब जब से इस्माइल हानिया को मार गिराया गया उसके बाद से ये चर्चाएं बहुत ज्यादा होती रही हैं कि ये करेगा इजराइल, और इसीलिए मैं आज ये आपको दिखा रही हूं कि ईरान का ये ऑपरेशन ब्लैक फ्राइडे क्या हो सकता है। दुनिया में एक नई तरह की जंग, इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान है, ये हम सब जानते हैं। हानिया के मारे जाने से खमनई बौखलाए हुए हैं, और ईरानी फौज को ईरानी नेता ने खुली छूट भी दे दी है। शुक्रवार यानी आज हानिया को कब्र में दफनाया गया था, और इसीलिए फ्राइडे को ही बदला लेने की तैयारी की जा रही है। ये बार बार कहा जा रहा है कि उसी दिन जब दफनाया गया उसी दिन को बदला भी लिया जाएगा। ऐसे में क्या किसी भी वक्त चौतरफा हमला ईरान कर सकता है, ये भी पूछा जा रहा है, और इसके लिए जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप है, यानी कि वो फैसला लेगा जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही सब आते हैं। अब ये सब एक तरह से घेर कर अगर ईरान पर हमला करते हैं, कर्नल सिंह, इस पर मुझे पता है आपके सर्कल्स में बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि क्या ये बड़ा हमला ईरान करेगा इजराइल पर आखिरकार, जो उसने कहा है, क्या लग रहा है?
देखिए, जब हम ईरान से रिलेटेड इजराइल हाँ। के ऊपर किसी भी अटैक की बात करें तो बड़ी जिम्मेदारी से उसे एनालाइज करना चाहिए। ईरान के पास वो काबिलियत नहीं है कि वो एक फुल फ्लेजेड वॉर का अटैक कर पाए। तो क्या करेगा? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो ये टाइम लग रहा है, ये कोऑर्डिनेशन में टाइम चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो आज बोले कि हुती तुम 10 बम गिरा दो, कल बोले हिजबुल्लाह, तो वो बेकार हो जाएगा। ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करने की कोशिश करी जाएगी, जो मेरा अंदाजा है कि जैसे जैसे 12 तारीख पास आती जा रही है, जो कि इजराइल का मॉर्निंग डे है, तो इसीलिए वो 10 तारीख को होगा, 9 तारीख को होगा, 11 तारीख को होगा। ये आकलन इसीलिए किया जा रहा है कि वो उसको उस समय हर्ट करना चाहता है जब इजराइल ऑलरेडी एक बहुत ही सैड मूड में होगा, क्योंकि उनका फर्स्ट और सेकंड टेम्पल वो 12 और 13 तारीख को गिराया गया था। तो एक तरीके का सेंसेशन भी क्रिएट करना चाहेगा। जो टाइम लग रहा है दैट इज फॉर द कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आप देख लीजिएगा, ईरान, हिजबुल्लाह, हुती, हमास, इवन मैं कहता हूं इवन सीरिया बीच में अगर पड़ गया किसी तरह से, ये अटैक चारों तरफ से होगा तभी सक्सेसफुल होगा। क्योंकि अगर इन सभी ने मिलकर 500 या 1,000 रॉकेट भी डाले, तब जाकर आप देखेंगे 4 से 5,000 रॉकेट अगर इजराइल की तरफ बढ़ते हैं, तब जाकर आयरन डोम अगर 95% रोक पाता है, तो वो 5% जो गिरेगा वो इफेक्ट कर पाएगा। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। आप बोल दीजिए हुतीस को 10 राउंड फायर पर जिस तरह से एम्बेसडर बोरा, जिस तरह से कल एयरपोर्ट इजराइल ने अपना पूरा खाली कर दिया था, उससे क्या लगता है आपको एम्बेसडर बोरा, कि जिस तरह से उन्होंने एयरपोर्ट खाली कर दिया और कहा कि यहां पर कभी भी किसी तरह का कोई हमला हो सकता है, वो एक प्रेजेंट एक थ्रेट के अंडर है इस वक्त? उन्हें लग रहा है कि कोई एक हमला ईरान की तरफ से होगा, आने वाला है? ये बहुत अच्छा आपने कहा है। वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि अगर कोई हमला हो तो उसका जवाब दिया जाएगा। उस वक्त हम इवैक्यूएट नहीं करेंगे, हम पहले से तैयारी करेंगे। दूसरी बात मैम, ईरान को कोई ये बनिया जो मर गया है, उनको इतना तकलीफ नहीं है। अरे बहुत से बनिया हनी है जो भी उसका नाम है, बहुत से घूमते रहते हैं दुनिया में, इसके साथ क्या तुम्हारी मोहब्बत है? तकलीफ ये है कि मेरे घर में घुस के मारा है उसको। और फिर ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये हुती और ये जो कौन से हैं, ये हिजबुल्लाह और ये सब बाकी कह रहे हैं, यार तुम तो हमारे गॉडफादर हो, तुम इस आदमी को बचा नहीं सके तो हमें क्या बचाओगे? ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मैम, ये मेरा मानना है 51 साल के बाद इन डिप्लोमेसी ये टूट रही है। ये भरोसा नहीं करते हैं ईरान के ऊपर, तो अपनी दिखाने के लिए कि मेरे में अभी भी दम है, ईरान कुछ करेगा। पर जैसा कर्नल सिंह ने बिल्कुल सही कहा है, उसके पास ताकत नहीं है। फॉर इजराइल सर्वाइवल के लिए है, फॉर ईरान दिखावे के लिए है, और दोनों के बीच में बहुत अंतर है। आपने जो बात कही है दोनों में, अवधेश जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, ईरान की सबसे प्रतिष्ठा तब गई थी जब कासिम सुलेमानी, जो उनका मेजर जनरल था, उनका प्रतिष्ठित सिक्योरिटी, जब मार देंगे उसमें तो कुछ कर ही नहीं सके। उनके न्यूक्लियर वैज्ञानिक कई उनके ही मार दिए गए, वो कुछ कर ही नहीं सका। और ये कतर से कोई गया है, उसके लिए वो इजराइल पर हमला करके और करेगा। आपको लग रहा है सिर्फ बातें हैं? और इससे सुनो, इससे डर के अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ा जाता है। ये जो इस समय, और मैं एक खबर आप लोगों को दे रहा हूं, कल वाशिंगटन डीसी में हिंदुओं का बहुत बड़ा प्रदर्शन बांग्लादेशी माइनॉरिटी के पक्ष में होने जा रहा है, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में। और ये शुरुआत हो गई है, पूरी दुनिया में ये मानवाधिकार के नाम पर प्रदर्शन होंगे। कल व्हाइट हाउस के सामने है, उसके बाद जेनेवा में होगा, वियना में होगा, जगह जगह ये आवाज उठ रही है। ऐसा नहीं है ये आवाज नहीं उठ रही, आवाज उठनी शुरू हो गई है। जो लोग अभी तक नहीं बोले थे उनको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज का हिंदू जो है ना, वो 20 साल पहले का हिंदू नहीं है। वो जब अयोध्या में होता है तो लंबी लंबी यात्राएं अमेरिका में निकालता है, अपने पर्व मना रहा है, अपने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर जुलूस निकालता है, वो एफिल टावर पर जाके भगवा झंडा लगा देता है। तो ये बड़ा दुखद है, ये दुखद बात ये है कर्नल सिंह, और मुझे पता है आप तो मिलिट्री बैकग्राउंड से है, आप इस पर कमेंट पता नहीं कितना खुलकर करेंगे, लेकिन दुखद बात ये है कि वो बंटवारा हिंदुओं में ही नजर आता है। जब वहां पर बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं तो कुछ बोलते हैं, कुछ चुप रहते हैं। उनके समर्थन में कौन खड़ा होगा ये भी तो सोचना होगा, क्योंकि वो जिस तरह से मारे जा रहे हैं उन्हें नहीं पता है। वो भारत के बॉर्डर की तरफ इसलिए भागते आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक देश है जहां पर हिंदू रहते हैं, हम इधर ही शरण ले सकते हैं और कौन हमें शरण देगा। कृपया कर क्लैरिटी से नोट कर लीजिए, कहीं पर भी अगर मानवता का नाश होता है, इंडिया हमेशा उसके अगेंस्ट है। आपने अगर पैलेस्टीन में 40,000 लोग मरे हैं, इसका भी आपने प्रोटेस्ट किया है। आपने यूक्रेन में जितने लोग मरे हैं, इसका भी हमने प्रोटेस्ट किया है, और हम ही ने बोला है कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। अब अगर क्योंकि बात आ रही है बांग्लादेश की,
हमारा यहाँ पर भी सेम स्टैंड है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बाय नेम नहीं बोला है, बट बात सच्ची यही है कि किसी भी तरह की ह्यूमननेस को किल किया जा रहा है, हम उसके अगेंस्ट हैं। हम आपसे मुझे बस ये लगता है, मेरा सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है जी कि अगर वो हिंदू मेरा भाई है तो कहने में शर्म किस बात की? हम क्यों नहीं कह सकते कि हम अपने हिंदुओं के साथ जरूर खड़े हैं? नहीं, और कहीं पर भी वो तस्वीरें बहुत दुखद हैं। जब वो तस्वीरें हमने आज देखी, जिस तरह से पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में डाला जा रहा है, जिस तरह से उन्हें नग्न कर कर देखा जा रहा है कि वो हिंदू हैं और फिर उनकी हत्याएं की जा रही हैं, इस पर कौन चुप रहेगा? इस पर आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप चुप हैं तो आपका जमीर चुप है। आपको जागना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ।